हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में एक ज़रूरी अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अगर आप फैमिली विजिट वीज़ा प्रोसेस करने वाले हैं या करवाने वाले हैं तो ये डॉक्यूमेंटेशन का जो नया रिक्वायरमेंट है उसको अच्छे से समझ लीजिएगा, नहीं तो वीएफएस ऑफिसर्स आपके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपका टाइम और पैसा दोनों का बर्बादी होगा, क्योंकि ये अपडेटेड डॉक्यूमेंट्स है। पहला ऐसा नहीं था, इसे अपडेट किया गया है। ओके, तो जो फैमिली विजिट वीज़ा होता है उसके लिए पहला स्टेप यहाँ से शुरू होता है, सऊदी से। यहाँ पे वीज़ा डॉक्यूमेंट अप्लाई किया जाता है, चैम्बर किया जाता है, अप्रूव्ड होता है। फिर आप इंडिया में वीएफएस का अपॉइंटमेंट लेते हैं और जो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको अभी बताऊंगा वो आप लेके वीएफएस ऑफिस में जाएंगे, वहाँ पे सबमिट करेंगे, बायोमेट्रिक्स करेंगे, फ़ी पे करेंगे और अपना काम कंप्लीट करेंगे। ओके, पहले क्या होता था कि वीएफएस का जो प्रोसेस था वो बहुत ही अनक्लियर था। अभी इन्होंने जो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट है उसको क्लियरली लिख दिया है। पहले अगर पासपोर्ट में, अगर हस्बैंड के पासपोर्ट में वाइफ का नाम नहीं लिखा हुआ रहता था कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वाइफ के पासपोर्ट में हस्बैंड का अगर नाम लिखा हुआ है तो वो एक्सेप्ट करते थे, लेकिन अभी इसमें चेंज कर दिया गया है। मैं एक एक करके सारे डॉक्यूमेंट्स को डिटेल में बताऊंगा ताकि आपको क्लियरिटी मिले। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपका ओरिजिनल पासपोर्ट। बहुत सारे लोगों का ये कंप्लेन आया है कि उनका जो पुराना पासपोर्ट है वो लेके नहीं जाते हैं। और जब मैं एक हैदराबाद वीएफएस वालों को ईमेल करा था तो उन्होंने गलती से मुझे एक एक्सेल सीट भेजा। ओके, गलत अटैचमेंट था। उस अटैचमेंट में उन्होंने बहुत सारे लोग किए थे, LOG लॉग किए थे, उनका लॉग बुक था वो, जिनमें जो एप्लीकेंट आता था उनका क्या क्या कारण है एप्लीकेशन एक्सेप्ट ना करने का। तो मैंने जब फिल्टर किया तो उसमें बहुत सारे रीजंस ये थे कि लोगों ने अपना पुराना पासपोर्ट जो एक्सपायर हो गया है या फिर उनका पेज ख़त्म हो गया है और नया पासपोर्ट है ऑलरेडी, तो पुराना पासपोर्ट लेके नहीं गए। तो पहला ये है कि आपके पास जितना भी पुराना पासपोर्ट है, 3, 4, 5 जो भी है, वो सबको लेके जाइए विथ वैलिड पासपोर्ट। पहला हो गया ये। और दूसरा ये हो गया कि अगर आपके पास में पहला कोई वीज़ा है सऊदी अरेबिया का, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी कैटेगरी, मतलब अगर आप फैमिली विजिट वीज़ा में आ रहे हैं, पहला टूरिस्ट वीज़ा था, आपने उसको 90 डेज एग्जॉस्ट किया और अभी भी वैलिड है, तो उस केस में, या फिर कोई भी वीज़ा आपका सऊदी का वैलिड है, बिजनेस वीज़ा या जो भी वीज़ा, कोई सा भी वीज़ा अगर वैलिड है तो उस वीज़ा को कैंसिल करना पड़ेगा। अगर कैंसिल नहीं करेंगे तो जो वीज़ा आप अप्लाई कर रहे हैं नया, वो इशू नहीं होगा। ये थोड़ा सा लॉजिकल नहीं लगता है, क्योंकि जो वीज़ा कैटेगरीज होते हैं वो पर्पस के बेस पे होता है। मान लीजिए अगर कोई एक बार बिजनेस पर्पस से आया था तो बिजनेस वीज़ा लिया, अब मान लो दूसरी बार आना चाहता है वो टूरिस्ट वीज़ा के लिए, तो जाहिर सी बात है टूरिज्म के लिए आ रहा है तो टूरिस्ट वीज़ा लेगा, लेकिन उसको पहले उम्रा का बिजनेस वीज़ा जो कैंसिल करना पड़ेगा, तभी उसको टूरिस्ट वीज़ा मिलेगा। तो जो भी है, अगर आपके पास सऊदी का कोई भी कैटेगरी वाला वीज़ा है तो आप एक लेटर लिखिए, उसमें अपना वीज़ा प्रीवियस जो पुराने वीज़ा है उसका डिटेल लिखिए और लिखिए कि मुझे इसे कैंसिल करना है, क्यों कैंसिल करना है वो लिखिए, क्योंकि आप नए वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और जब वीएफएस जाएंगे तो वो लेटर को भी सबमिट कर दीजिएगा। कई वीएफएस सेंटर वाले ये भी बोलते हैं कि ये आपको किसी एजेंसी से करवाना है, लेकिन किस एजेंसी से करवाना है वो ये नहीं बताते। लेकिन जो कुछ लोगों ने ऐसा भी करा है कि वो वीएफएस में सबमिट कर देते थे तो ये सब्जेक्ट क्लोज हो जाता था। ओके, तो पहला है आपका सारा पासपोर्ट, दूसरा है एक लेटर जिसमें आपका अगर प्रीवियस वीज़ा है, वैलिड है, तो उसको आपको कैंसिल करना है। तीसरा हो गया आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, 2 फोटोग्राफ्स विथ वाइट बैकग्राउंड, जो रीसेंट पासपोर्ट फोटोज़ हों वो आप ले जाइएगा। कई लेडीज़ का कान ढका हुआ होता है, तो ये भी एक रिमार्क्स था उसमें कि कान क्लोज था, तो कान दिखना चाहिए। ओके, और चौथा ये है कि जो सऊदी से वीज़ा डॉक्यूमेंट्स अप्रूव्ड होता है, जो यहाँ से अप्रूव्ड होके जाता है, तो उसका एक कॉपी। पांचवा हो गया स्पॉन्सर का पासपोर्ट का कॉपी, जो यहाँ पे आपके रिलेटिव है जिन्होंने वीज़ा भेजा है उसका क्लियर पासपोर्ट का कॉपी, फर्स्ट एंड लास्ट पेज। 6 डॉक्यूमेंट हो गया उनका इकामा का कॉपी, और ये इकामा वो जो प्लास्टिक वाला इकामा होता है उसका कॉपी
कई बार एक्सेप्ट करते हैं, कई बार नहीं करते। कई बार ये बोलते हैं कि आप अफसर में जो इकामा होता है, QR कोड वगैरह रहता है ना, वो वाला प्रिंट कर लीजिएगा। तो आप प्लास्टिक वाला जो इकामा रहता है उसका कॉपी और अफसर से भी एक प्रिंट करके दे दीजिएगा। ये हो गया 6th डॉक्यूमेंट। और जो 7th डॉक्यूमेंट्स है वो एक चैलेंजिंग डॉक्यूमेंट है, जिसके वजह से लोग वीज़ा कैटेगरी चेंज कर देते हैं। कई बार फैमिली विजिट वीज़ा बुलाना चाहते हैं लेकिन नाम करेक्ट नहीं होता है या फिर नाम मैच नहीं होता है हस्बैंड का वाइफ से, वाइफ का हस्बैंड से, तो वो क्या करते हैं कि उम्रा वीज़ा बुला लेते हैं या फिर पर्सनल विजिट वीज़ा बुला लेते हैं। तो ये जो 7वां डॉक्यूमेंट्स है वो है रिलेशनशिप प्रूफ का। अगर आप अपने वाइफ को बुला रहे हैं तो आप जो हस्बैंड हैं उनके पासपोर्ट में वाइफ का नाम लिखा होना चाहिए और जो वाइफ है उनके पासपोर्ट में हस्बैंड का नाम लिखा होना चाहिए। ये एक नया चेंज है। अगर ऐसा नहीं है, दोनों के पासपोर्ट में दोनों का नाम नहीं लिखा हुआ है या फिर गलत लिखा हुआ है, तो उस केस में मैरिज सर्टिफिकेट जरूरी है, मैंडेटरी है। अब मैरिज सर्टिफिकेट को सऊदी कॉन्सुलेट या एम्बेसी से अटेस्टेड करवाना पड़ेगा, क्योंकि VFS वाले अपोस्टाइल डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। जनवरी का एक सर्कुलर था, जनवरी 2023 का, जिसमें कॉन्सुलेट ने क्लियर कहा था कि आपसे अपोस्टाइल एक्सेप्टेबल होगा, है ना, अटेस्टेशन का जरूरत नहीं है, लेकिन ये लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो मैरिज सर्टिफिकेट सऊदी कॉन्सुलेट या फिर एम्बेसी से अटेस्टेड होना चाहिए। 7वां डॉक्यूमेंट्स था ये रिलेशनशिप का। जो रिलेशनशिप बहुत ही क्लियर लग रहा है। ऐसे बहुत सारे और भी रिलेशनशिप होंगे जिनको आपको प्रूफ करना रहेगा। मान लीजिए आप अपने ब्रदर इन लॉ को बुला रहे हैं, सिस्टर इन लॉ को बुला रहे हैं, तो उस केस में आपको रिलेशनशिप प्रूफ करना रहेगा। यहाँ पे वो डॉक्यूमेंट्स का नाम नहीं लिखा हुआ है। अगर आपको लगता है कि ये डॉक्यूमेंट जस्टिफाई करता है रिलेशनशिप को, तो आप वो सबमिट कर सकते हैं। तो ये 7 डॉक्यूमेंट्स हैं। और जो मुंबई मिशन के अंदर आता है उसमें ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स है और जो दिल्ली मिशन के अंदर आता है वो कम है। तो इसलिए मैंने मुंबई वाले जो मिशन का डॉक्यूमेंटेशन है वो मैंने आपको शेयर कर दिया है। अब एक और कन्फ्यूज़न ये भी है कि डॉक्यूमेंट्स को अपोस्टाइल कराए या फिर अटेस्टेशन कराए। बाय डिफ़ॉल्ट आप ये समझ लीजिए, बेनिफिट्स ऑफ डाउट आप इसको दीजिए, कॉन्सुलेट से अटेस्टेशन करवाइए। VFS वाले कई बार एक्सेप्ट करते हैं, कई बार नहीं करते। कई लोगों का तो बिना अपोस्टाइल वाला डॉक्यूमेंट भी एक्सेप्ट कराए। तो ये बताना बहुत मुश्किल है कि क्या चीज़ एक्सेप्ट करेगा और क्या चीज़ नहीं करेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको बताए हैं वो क्लियर हो गए होंगे आपके लिए। एक बार आप जब अपॉइंटमेंट शेड्यूल करेंगे तो वहाँ पे जो अपॉइंटमेंट लेटर होता है उसके नीचे यही डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए रहते हैं। एक बार पढ़ लीजिएगा, ओके। और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो किसी से पूछ लीजिए। कमेंट में मैं आजकल थोड़ा ज़्यादा दूसरे कामों में बिजी हूँ, ऑफिशियल कामों में, तो टाइम नहीं मिल पाता है जवाब देने में। लेकिन जब भी मुझे लगेगा कि जवाब देना है या फिर जेन्युइन क्वेश्चन है, मैं डेफिनेटली आंसर करूँगा। ऐसे मेरे व्हाट्सअप का नंबर भी मैंने लोगों को दे रखा है, लेकिन बहुत सारे नंबर्स रहते हैं, जवाब नहीं दे पाता हूँ। एनीवे, अगर आप अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने में आपको डिफ़िकल्टीज होता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर 1-2 एप्लीकेंट रहा तो मैं ऐसे ही कर दूंगा, ओके। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये हेल्पफुल होगा आपके लिए और आपके आने वाले जो भी जानने वाले हैं उनके साथ ये इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।